हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड के साथ में एंड टुडे वी गोना स्टार्ट विद SA 210। तो देखो, हमने अभी लास्ट 4-5 सेशंस में क्या क्या स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया। वी स्टार्टेड विद SA 700, वी टॉक्ड अबाउट द ऑडिट रिपोर्टिंग पार्ट, देन वी वेंट टू 705 दैट इज मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट 701 एंड 706 कि आपका एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या है, अदर मैटर पैराग्राफ क्या है, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। उनसे रिलेटेड जो एग्जाम क्वेश्चंस थे उनको भी एक बार एड्रेस कर लिया ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया कि नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट से हमें एक करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है और एक 3 या 4 मार्क का थियोरेटिकल आंसर लिखने वाला क्वेश्चन आ सकता है। और कल आपको ये भी समझा होगा बेटा दैट यू नो समटाइम्स दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन दैट बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें आती है। सो दे कैन आस्क यू स्पेसिफिक पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस, या दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि यार इफ देयर इज अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हाउ विल दिस चेंज योर ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे वो आपको लिखना पड़ सकता है। कल एक वो क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आप थोड़ा सा अगर वो पर्सपेक्टिव डेवलप करोगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन क्या है उसका आंसर क्या लिखना है ये भी समझ में आएगा। इसी पर्सपेक्टिव से इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। वी गोना स्टार्ट विद अदर स्टैंडर्ड्स। चलो आज शुरुआत करेंगे SA 210 के साथ में। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर, in your modules come to page number 1A.15 SA 210। थोड़ा नंबरिंग तुम्हारे पास ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बुक्स, बट बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। जो एक्चुअल अमेंडमेंट्स है डोंट वरी, जब रिवीजन सेशंस में वो अमेंडमेंट वाला पार्ट आएगा मैं स्पेसिफिकली एम्फसाइज कर दूंगा कि ये इस अटेम्प्ट के लिए एक्चुअल अमेंडमेंट है, ताकि जो सिर्फ अमेंडमेंट देखना चाहता है उसके लिए भी रिलेवेंट रहेगा और आपको भी पता रहेगा यहां पर ज्यादा चांसेस बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के। चलो SA 210, ये याद है बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड था, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो आपको पहले एक ओवरव्यू देता हूं, फिर इसके रिलेटेड क्या क्या स्पेसिफिक पार्ट पे डिस्कशन करना है वो शुरू करेंगे। सो व्हाट वाज 210? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मतलब सर देयर शुड बी समथिंग कॉल्ड एज एंगेजमेंट लेटर। क्या होगा? एक एंगेजमेंट लेटर होगा। अच्छा, ये एंगेजमेंट लेटर कौन ड्राफ्ट करेगा? ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू ड्राफ्ट दिस एंगेजमेंट लेटर। वो ड्राफ्टिंग करके क्लाइंट से पहले डिस्कस भी करेगा, फिर ड्राफ्टिंग करेगा, ड्राफ्टिंग करने के बाद क्लाइंट को भेजेगा कि अगर उनको कुछ चेंजेस वगैरह रिक्वेस्ट करने हैं क्या, उस तरीके से कुछ चेंजेस किए जाएंगे, फिर उस लेटर को फाइनल किया जाता है। तो 210 में आपको ये सीखने को मिलेगा कि एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें आती है, नंबर 1। नंबर 2, एंगेजमेंट टर्म्स को साइन करने के बाद में अगर कुछ बदलाव लेकर के आना हो तो उससे कैसे डील करना चाहिए। फिर क्या हमको हर साल नया एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ता है? ये एक सब्जेक्टिव सिचुएशन है, उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग सिनेरियोज है जो हमको 210 के अंदर डिस्कस करने हैं। स्टार्टिंग विथ एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, कब कब रिवाइज करना जरूरी होता है, और अगर मान लो एंगेजमेंट टर्म साइन करने के बाद में आपको लगता है कुछ रिविजन का रिक्वायरमेंट है तो उससे आप कैसे डील करेंगे। ये सारे सर्कमस्टेंसेस 210 में आने वाले हैं। देखो बेटा, एग्जाम में ICAI बहुत क्लियर है, 210 में पूरा 210 लिखने के लिए कभी नहीं बोलेगा। 210 में स्पेसिफिक पार्ट्स पे क्वेश्चन पूछेगा और वो स्पेसिफिक पार्ट्स को ही हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे और आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है बट इसका रिलेशनशिप बहुत सारी चीजों के साथ में है, तो धीरे धीरे जाएंगे, समझते जाएंगे, हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो सर, सबसे पहले कहां शुरुआत करेंगे? फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर। क्या शुरुआत करेंगे? कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर। रादर हम हमारे पूरे डिस्कशन को यहां पर ना 4 मेजर पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट आएगा कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर, सेकेंड पार्ट विल बी, डोंट वरी मैं पूरा डिटेल में लिखने नहीं वाला, सिर्फ एक ऐसे के अंदर क्या मेजर पार्ट डिस्कस करने वो लिख के रखता हूं, फिर एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आएगा सर इफ देयर इज अ रेकरिंग ऑडिट सिचुएशन, रेकरिंग ऑडिट सिचुएशन, तब एंगेजमेंट लेटर को हर बार रिवाइज करना होता है क्या, मतलब इज रिवीजन रिक्वायर्ड इन ऑल रेकरिंग ऑडिट्स, ये चीज हमको डिस्कस करना होगा। फिर तीसरा चीज एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। एंगेजमेंट टर्म्स को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। और सबसे लास्ट के अंदर एक पॉइंट आएगा,
अगर एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट करने के बाद में रिवाइज करने के लिए बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा। फोर्थ वाला एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म करेंगे फिर हम फोर्थ वाले पे आएंगे। तो हमारा डिस्कशन प्री कंडीशंस पे होगा, कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर पे होगा एंड रेकरिंग ऑडिट सिचुएशन में क्या करना है उस सिचुएशन पे रहेगा। हर सिचुएशन पे अलग क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर, यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आप एक काम कीजिए, इन योर मॉड्यूल्स मैंने आपको याद है क्या एसे 210 के एंड में एक पूरा ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर लिख करके दिया था। इट शुड बी समवेयर ऑन पेज नंबर 1A.19। अगर आप लेटेस्ट मॉड्यूल्स रेफर कर रहे हो, जो भी है 210 के एंड के अंदर आपको एक ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर मिलेगा। देखो बेटा ध्यान से, ये ड्राफ्टिंग कौन कर रहा है, ऑडिटर ड्राफ्टिंग कर रहा है, और ये ड्राफ्ट करके किसको प्रोवाइड करने वाला है, क्लाइंट को प्रोवाइड करने वाला है। सबसे पहले क्या आएगा भाई, कंपनी का नाम, डिटेल वगैरह बेसिक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा ये जो एंगेजमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, साथ में लेट्स से टैक्स ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या नेचर ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं, वो डायरेक्टली फोकस में रहती है हमारे एंगेजमेंट लेटर के। इफ यू सी केयरफुली, कैन यू क्लियरली सी दिस एंगेजमेंट लेटर टुगेदर विद जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। एग्जांपल देखो यहां पर दिया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। मतलब कंटेंट के अंदर ये चीज आता ही है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस एंगेजमेंट का और हम क्या क्या नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। यहां पर एग्जांपल क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। नॉर्मली जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर होता है, वही टैक्स ऑडिट भी प्रोवाइड करता है उस कंपनी के लिए। कंपल्शन नहीं है बट ये नॉर्मल ट्रेंड है, बिकॉज स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट के दौरान इतना डिटेल में काम कर लेता है दैट वो टैक्स ऑडिट उसके लिए ही करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लॉजिकल रहेगा। तो सर कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर में सबसे पहली चीज क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, मतलब वो क्या काम करने वाला है, एंड द नेचर ऑफ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड। ये आंसर कहां पे है, अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करने का है, तो आप एक काम करो, साथ साथ में पैरेलली मैंने आपको अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स करके एक हेडिंग दिया होगा आपके टेबल के अंदर। इट शुड बी ऑन पेज नंबर 1A.17। जहां 210 शुरू हुआ है उसके नेक्स्ट पेज पे रहेगा अग्रीमेंट ऑन द एंगेजमेंट टर्म्स। दिख रहा है क्या, यहां पर पॉइंट नंबर 2 को मार्क करना और वहां साइड में लिख दो कंटेंट्स। सो पॉइंट नंबर 2 हियर रिप्रेजेंट्स द कंटेंट्स। देखो क्या बोलते हैं, सर द अग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें आएगी। कैन यू सी नंबर ए, the objective and scope of audit, that is the nature of services to be provided। क्या आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया कि हमारे एंगेजमेंट लेटर के अंदर भाई फर्स्ट पॉइंट तो ऐसा का ऐसा आने वाला है। फिर क्या आएगा सर, हमारे एंगेजमेंट लेटर में दो चीजें और आती है, कुछ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कुछ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, अब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसको समझते हैं। सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे ही हम पढ़ते हैं ना, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट के ब्रैकेट्स में लिख दो एक वर्ड, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। मतलब जैसे ही आप ये प्री कंडीशन समझ जाएंगे आपको मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाएगा। तो सर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और सर ये प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। लुक एट द वर्ड प्री कंडीशंस, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस जो प्रेजेंट होनी चाहिए बिफोर आई एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टर्म्स। प्री कंडीशंस मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस जो प्रेजेंट होनी चाहिए बिफोर आई एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टर्म्स, दे आर कॉल्ड एज प्री कंडीशंस। क्या प्री कंडीशंस होनी चाहिए, देखो मुझे बताओ, डोंट यू थिंक ये मैनेजमेंट ने आपके एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस होने से पहले आपको कंफर्म करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि भाई प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दे शुड प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब अगर इंडिया में इंडियन क्या फॉलो होगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आएगा, तो ये मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि भाई ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे विल प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, नंबर 1। नंबर 2, क्या उन्होंने ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मैनेजमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए टाइमली बेसिस पे अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स चाहिए, तो ये मैनेजमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे विल डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन, 3 वर्ड्स है। अच्छे कंट्रोल्स को डिजाइन भी करेंगे, उनको अच्छे से ऑपरेट भी करवाएंगे ऑन इफेक्टिव बेसिस। मतलब ये कंट्रोल्स को डिजाइन करना, अच्छे से इंप्लीमेंट करना, रेगुलरली मेंटेन करके मॉनिटर करना, ये काम भी किसका है, हमारे मैनेजमेंट का है। तो सर
प्री कंडीशंस इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि भाई कुछ ऐसी कंडीशंस जो मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम वो भी जो रेलेवेंट रिक्वायर्ड इंटरनल कंट्रोल्स है उनको डिजाइन करेंगे ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। इसीलिए तो उन्होंने अच्छे कंट्रोल लगाए होंगे। ये दोनों चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा चीज, जब तुम ऑडिट करने के लिए जाओगे तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस लगेगा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स का एक्सेस लगेगा, तो मैनेजमेंट ने ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ जब आप ऑडिट करने के लिए आएंगे उस पर्पस के लिए जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जो भी रिकॉर्ड्स का, जो भी डॉक्यूमेंट्स का आपको एक्सेस चाहिए वो मिलेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरीके का मेरे किसी भी एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन का जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, आप वो ऑब्टेन कर सकते हो, हम वहां पर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। ये सब कुछ क्या मैनेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए? हाँ, अगर ये सब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ही मैं एंगेजमेंट टर्म्स को एक्सेप्ट करूंगा एज ए ऑडिटर और आगे बढ़ूंगा। इन सब चीजों को ही हम बोलते हैं प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। एक काम करो, ये प्री कंडीशन कहां लिखा है और कैसे उसका आंसर लिखना होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको बताया वो आराम से एक बार अंडरस्टैंडिंग को वापस स्टैब्लिश कर लेते हैं। कम टू पेज नंबर, इसके पीछे वाला पेज पे आ जाओ जहां 210 शुरू हुआ है, पेज नंबर 1A.16। आपको एक हेडिंग मिलेगा प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। मिला क्या? देखो, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश की प्री कंडीशंस है या नहीं, ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट यूज करने वाला है इज एक्सेप्टेबल और नॉट। फॉर एग्जांपल, अगर तुम इंडिया में बोलता है मैं यूएस गैप फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, मैं बोलेगा एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया के अंदर क्लियरली स्टैब्लिश्ड आपको इंडियन गैप फॉलो करना पड़ेगा। नीचे देखो वही लाइन रिपीट करेगा, सर आपको मैनेजमेंट से अग्रीमेंट लेना चाहिए, लिखवा के लेना चाहिए और ये एक्नॉलेजमेंट लेना चाहिए कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये बात को मानते हैं। क्या चीज सर? दैट दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। They are going to design good internal controls which are necessary for the preparation of financial statements। क्योंकि कंट्रोल अच्छे लगाएंगे तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां कम से कम होगी। हम वही तो चाहते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर while preparing there should not be much errors और frauds। वो ना हो इसके लिए अच्छे कंट्रोल लगाने चाहिए। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मैनेजमेंट का है। फिर नंबर 3 पे आओ, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन। जो उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, उन सब का एक्सेस देना चाहिए। इसके अलावा कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके ऑडिट पर्पस के लिए, वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। एंड नॉट जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन, इवन एम्प्लॉइज जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं उन सब का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। उसके पास ऐसा राइट होना चाहिए दैट अगर उसको ऑडिट रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। ये सब चीजें अगर मैनेजमेंट अग्री करे और अपना एक्नॉलेजमेंट दे दे तो हम बोलेंगे कि भाई जो प्री कंडीशंस ऑडिट के लिए होनी चाहिए वो प्रेजेंट है। डू यू अंडरस्टैंड प्री कंडीशंस? ये एक तरीके से बेटा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही है। इसीलिए जब आप कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर ए आपको समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट नंबर सी है ना, सिर्फ लिखने के लिए लिखा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता क्या है? प्री कंडीशंस ही आती है। चाहिए तो काम करो, चेक कर लो वापस से। आ जाओ अपने ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर में, लास्ट में यहां पर नेक्स्ट पेज पे आपको देखो एक हेडिंग मिलेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मिला क्या आपको? देखो, our audit will be conducted on the basis that management and where appropriate they have the responsibility for the following. Number A, preparation of financial statements, have such internal controls in place to provide us unrestricted access to people, additional information जो हमको चाहिए। मतलब दिख रहा है क्लियरली ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा। और भी चीजें आ सकती है पर आपके लिए एट इंटरमीडिएट लेवल, और जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ से डिस्कस कर रहे हैं ये 3 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है फ्रॉम एग्जाम आंसर पर्सपेक्टिव। हालांकि इसमें और चीज आ सकती है, एक एग्जांपल बोलता हूं। अब मैनेजमेंट का ड्यूटी बनता है ना टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ये भी तो एक प्री कंडीशन है दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी हैव कंप्लाइड विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ये भी उन्होंने बोलना चाहिए ना दैट हमने आइडेंटिफाई किया सारे लॉज को और उनसे कंप्लाई करने के लिए इंश्योरिटी की है। ये भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी चीज प्री कंडीशन में आ सकती है। सो देयर आर मल्टीपल सच एस्पेक्ट्स, बट अभी के लिए तुमने अगर ये 3 पॉइंट भी समझ लिया, इट्स मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर हम पढ़ क्या रहे हैं? वी आर इन एसे 210 that talks about engagement terms। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर। अभी तक 2 ही कंटेंट पढ़े। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा स्कोप क्या है, दैट इज क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। दूसरा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो
क्या है, नथिंग बट प्री कंडीशंस है। अब एग्जाम में प्री कंडीशन पूछे या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे, दोनों का आंसर सेम है, बस वो अलग अलग तरीके से पूछेगा। रादर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन द एंड। पहले हम क्या एटलीस्ट 4-5 एसेस को पढ़ेंगे जैसे ऑडिट रिपोर्टिंग में किया था, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे ताकि आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगा। क्या आपको कंटेंट नंबर 1 एंड 2 क्लियर है क्या? थर्ड पॉइंट पे जाए अपन। चलो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कंटेंट्स के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। अच्छा मुझे बताओ ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिंपल है भाई, ऑडिटर का काम है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, कि भाई whether financial statements are prepared as per applicable FRF or not and whether they are free from material misstatement or not, ताकि उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन दे पाएगा। याद है क्या, ओपिनियन 2 टाइप के होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक स्टेटमेंट पढ़ लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो एंगेजमेंट लेटर में आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, the objective of our audit is to express an opinion whether financial statement gives a true and fair view or not, that is उसको as per applicable FRF बनाया है या नहीं बनाया है, whether they are free from material misstatements or not, यही आपको चेक करना है और अकॉर्डिंगली ओपिनियन देने का है। हालांकि आपके सिलेबस में ये है ही नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे अगर एक बार एंगेजमेंट लेटर को सामने रखा तो कंटेंट्स एक्चुअली समझना और याद रखना भी बहुत लॉजिकली पॉसिबल है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर। सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर क्या होता है वो डिफाइन करोगे। नॉर्मली कौन बनाता है एंगेजमेंट लेटर? ड्राफ्टिंग ऑडिटर करता है। फाइनलाइजेशन दोनों मिलकर के करेंगे और दोनों लोग साइन करेंगे। सर कंटेंट्स में सबसे पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, दैट इज द नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। दूसरा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तीसरा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कंटेंट्स का पॉइंट नंबर ए, बी एंड सी क्लियर है? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? पक्का? अब 2 पॉइंट और है जो उन्होंने कंटेंट्स में इंक्लूड किए हैं। जो पॉइंट नंबर 4 है ना, इट विल साउंड रिपीटेटिव, ऐसा लगेगा ये ऑलरेडी प्री कंडीशन में कवर हो गया है, पर आपको आंसर के अंदर सेपरेट पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। एक काम करो, चेक करो पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है। कम बैक टू पेज नंबर 1A.17। आर यू देयर? रीड पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है। ए बी सी ऑलरेडी हो चुका है, रीड पॉइंट नंबर डी। रिपीटेटिव लग रहा है एकदम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ बोल रहा है। अरे ये तो प्री कंडीशन में ऑलरेडी हो गया होगा, आपने इंश्योर किया होगा कि भाई जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उन्होंने फॉलो किया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बस यहां पर ये वापस स्टैब्लिश कर रहा है कि भाई ध्यान रखना एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए कि भाई उनका एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, वो तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर एंगेजमेंट लेटर। किधर भी इंक्लूड करो, दैट इज योर चॉइस। क्या पॉइंट नंबर डी लॉजिकल लगता है एकदम? अब पॉइंट नंबर ई क्या बोलता है? बहुत सारे बच्चों को इस पॉइंट पे बार बार डाउट होता है, ढंग से सुनना समझने का ट्राई करना। मुझे बताओ, क्या मुझे एंगेजमेंट लेटर में ये बोलना पड़ेगा दैट भाई वंस द एंटायर ऑडिट इज डन, एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं एक रिपोर्ट बना के दूंगा, रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा, मेरा ओपिनियन आएगा एंड अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैम आएगा, ईओएम आएगा, ओएम आएगा। आपको मैंने रिसेंटली रिवाइज करके दिया है, क्या नहीं से ही आने वाला है। बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिपोर्ट जो मैं अभी बोल रहा हूं वैसी की वैसी बनेगी? अरे यार रिपोर्ट में तो बदलाव आ सकते हैं ना। If circumstances will change, let's say I come across a material misstatement, I may end up giving a modified opinion. I may have to give a basis for a modified opinion. कैम के अंदर क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है, ये मुझे एंगेजमेंट टर्म्स साइन करते वक्त थोड़ी मालूम रहेगा। तो आइडियली वो क्या बोल रहा है, आप मेंशन करो कि आपका नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा, क्या क्या चीजें नॉर्मली आती है। अरे भाई सिंपल है, जो एज पर ऐसे 700 बोला है वैसा मेरा ऑडिट रिपोर्ट रहेगा। हाँ सर्कमस्टेंसेस बदले तो शायद उनका कंटेंट भी बदलेगा, उनमें क्या चीजें आएगी, किस तरीके से प्रेजेंट होगी, वो सब बदल सकता है। याद करो कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल पढ़ाया था कि ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूरी नहीं है हमारी रिपोर्ट में आए, रिपोर्ट के साथ में एज अ एनेक्सर या एज अ अपेंडिक्स भी आ सकता है। तो सर चीजें बदल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। तो वो यही बोल रहे हैं कि हम बताएंगे, क्या बताएंगे सर, रेफरेंस देंगे कि आपने कैसा फॉर्मेट, फॉर्म एंड कंटेंट मतलब व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट एंड कंटेंट आपने मेरी रिपोर्ट से एक्सपेक्ट करना चाहिए जो हम इशू करने वाले हैं एज अ ऑडिटर। बट साथ साथ में एक बात ये भी लिखेंगे कि भाई इफ देयर आर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, तो ये जो रिपोर्ट का फॉर्मेट एंड कंटेंट है ना वो बदल भी सकता है। जरूरी नहीं है मैं क्लीन रिपोर्ट ही दूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही फॉलो करूंगा, इट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। क्या ये चीज मैंने मेरे एंगेजमेंट टर्म्स में मेंशन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या आपको कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर समझ में आया क्या?
आराम से 2 मिनट स्पेंड करो, 5 पॉइंट को वापस पढ़ो, सोचो अगर एग्जाम में कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर आया, क्या आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो? अच्छा, साथ साथ में वो प्री कंडीशन वाला पार्ट भी पढ़ लो। टेक्निकली दोनों क्वेश्चन कवर हो गए। प्री कंडीशंस पे क्वेश्चन आया तब भी आपको आंसर लिखने का है, तब आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। दिस पॉइंट नंबर बी इज मोर देन सफिशिएंट। दिस शुड बी योर आंसर फॉर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। ठीक है, तो टेक्निकली जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था, कंटेंट्स एंड प्री कंडीशंस दोनों पार्ट डिस्कस हो गया डिटेल में। कैन वी गो टू द थर्ड पार्ट? चलो, अब एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज रेकरिंग ऑडिट। क्या कॉन्सेप्ट है? रेकरिंग ऑडिट। नाउ व्हाट इज अ रेकरिंग ऑडिट? सी सिंपल है, देयर आर टू ब्रॉडर हेडिंग्स। एक हो सकता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा हो सकता है रेकरिंग ऑडिट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है? लास्ट ईयर तक मैं कंपनी ऑडिटर नहीं था, इस साल से मैं पहली बार कंपनी ऑडिट करना शुरू करूंगा, तो मेरे लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहलाएगा। इसके लिए एक एसए है पूरा, SA 510, जो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के लिए ही है, वो हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अज्यूम करो लास्ट ईयर भी मैंने ऑडिट किया था, करंट ईयर में भी मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूं, तो कहना इसे मेरे लिए ये ऑडिट एंगेजमेंट रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट कहलाएगा? हाँ। तो क्वेश्चन ये बनता है, जब लास्ट ईयर आपने एंगेजमेंट लेटर बना करके साइन करवा लिया था, तो क्या इस साल आपको वापस से एक रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर देने का जरूरत है? देखो, इन रियल लाइफ ये ऑडिटर का जजमेंट होता है, और मेजोरिटी केसेस में आप रिवाइज एंगेजमेंट लेटर देखेंगे ही, बिकॉज फीस में बदलाव आ सकता है, छोटा मोटा टर्म्स एंड कंडीशन बदल सकता है, होता है रिवाइज एंगेजमेंट टर्म्स। थियरिटिकली 210 क्या बोलता है? 210 बोलता है हर साल आपको एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ मेजर चेंजेस हुआ ही नहीं है तो आप रिवाइज क्यों करना चाहते हो? बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जब आपने अपने एंगेजमेंट टर्म्स को कंपल्सरीली रिवाइज करना ही चाहिए। बेटा मेरा बात सुनो, अभी हम बात कर रहे हैं रेकरिंग ऑडिट का, मतलब ये नया साल का ऑडिट है, लास्ट ईयर का ऑडिट हो चुका है। द नेक्स्ट ईयर द रेकरिंग ऑडिट इज इसके नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर, जब आप कंटिन्यू करने वाले हैं एंगेजमेंट को, तब आप सोच रहे हैं कि मैं रिवाइज टर्म्स के लिए नया लेटर बनाऊं या ना बनाऊं। तो ये थियरिटिकली बोल रहा है, कंपल्सरी नहीं है, बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जब आपने रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर बनाना ही चाहिए। वो सर्कमस्टेंसेस क्या है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि रेकरिंग ऑडिट है, मेंशन दो सर्कमस्टेंसेस जब आपको एंगेजमेंट टर्म्स को रिवाइज करना कंपलसरी हो जाएगा। क्या सिचुएशंस रहेगी? सिंपल है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जिसके साथ में आपने एंगेजमेंट टर्म्स अग्री किए थे लास्ट ईयर में, वही बदल गया है। सर, जो एप्लीकेबल FRF है उसके अंदर ही मेजर बदलाव आ गया है, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस है उसमें बदलाव आ गया है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसके अंदर बदलाव आ गया है, या लास्ट ईयर आप सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट करने वाले थे, इस साल आपको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करो और टैक्स ऑडिट भी करो, नेचर ऑफ सर्विसेज बदल गए, या जो एंटिटी के बिजनेस का स्कोप है वो बदल गया सिग्निफिकेंटली। फॉर एग्जांपल, रिलायंस लास्ट ईयर तक सिर्फ रिटेल में था, अब उसने जियो के अंदर डिजिटल बिजनेस के अंदर भी एंट्री किया है, तो कहना है इसे मेरा स्कोप ऑफ ऑडिट भी बदलने वाला है। स्कोप बदलेगा तो मुझे एंगेजमेंट टर्म्स को रिवाइज करना चाहिए। तो ये बिल्कुल लॉजिकल सर्कमस्टेंसेज है जब आपने एक रिवाइज एंगेजमेंट टर्म्स देना चाहिए। एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अगर लास्ट ईयर के एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, इफ देयर वाज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन द प्रीवियस ईयर्स एंगेजमेंट टर्म्स, तो ये आपका लॉजिकली ड्यूटी बनता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व कर दिया जाए और एक रिवाइज एंगेजमेंट लेटर बना करके दे दिया जाए। तो ये सब लॉजिकल रीजंस है जब आपको रेकरिंग ऑडिट के दौरान रिवाइज एंगेजमेंट लेटर बना के देना पड़ेगा। फटाफट से पढ़ेंगे, उड़ा देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। आ जाओ इन योर मॉड्यूल्स, पेज नंबर 1A.17, you will see a heading called as recurring audit। देखो यहां पर पॉइंट नंबर 3 को मार्क करना, फॉलोइंग फैक्टर्स मेक इट अप्रोप्रिएट टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर। देखो क्लियरली बोल रहा है हर साल आपको नया एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी नहीं है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में आपको रिवाइज एंगेजमेंट लेटर देना ही पड़ेगा। पढ़ के देखिए एक बार, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा है क्या। ठीक है, तो सर देखो 3 इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पे क्वेश्चन आ सकता है वो कंप्लीट हो गए हैं। कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर डन, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट डन, रिकरिंग ऑडिट क्या है, और अगर रिकरिंग ऑडिट है तो सर कब कब कंपल्सरीली आपको रिवाइज एंगेजमेंट लेटर बना के देना पड़ेगा, वो तीनों चीजें हो चुकी है। बिफोर वी स्टार्ट विद द फोर्थ पॉइंट, कुछ एक दो स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है या एमसीक्यू बन सकता है, उनको पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल के अंदर, थोड़ा फोकस करना, यहां पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का जरूरत पड़ेगा। कम टू अ स्टेटमेंट ऑन पेज नंबर 1A.16, आपको लास्ट में एक वर्ड मिलेगा, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। इंपॉर्टेंट है, अच्छे करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। पेज नंबर 1A.16 पे है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनो फिर आप आराम से पढ़ना। ये क्या बोलता है, सर एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट हुआ ही नहीं है। बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट टर्म्स, स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ऑडिटर के स्कोप के ऊपर, मतलब दे आर इंपोजिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट टर्म्स। अगर आपको ऐसा कोई ऑडिट पे स्कोप लगाया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, तो सर सिंपल है, अगर आपके ऑडिट स्कोप पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, और आपकी जजमेंट में क्लियरली मालूम है यार इसकी वजह से इवेंचुअली कोई ना कोई मॉडिफिकेशन आएगा, लेट्स से डिस्क्लेमर वगैरह आने वाला फ्यूचर के अंदर, तो इट डज मेक सेंस कि आप ऐसा एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करो। व्हाई टू इवन एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू दिस एंगेजमेंट। देखो दो सिचुएशन है बेटा, एक है द रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड, रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बिफोर एंगेजमेंट टर्म्स, एंड दूसरा है आफ्टर एंगेजमेंट टर्म्स। इफ इट इज बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट टर्म्स, तो आपके पास ऑप्शन है, शायद आप एक्सेप्ट ही ना करो और कंटिन्यू ना करो एंगेजमेंट को। समझ लो मेरा बात, और आपने लॉजिकली प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर आपको मालूम है स्टार्टिंग में रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो बिल्कुल सेंसिबल है ही नहीं एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना। इस केस में मैंने आपको पढ़ाया था कल ही, जब मैं आपको 705 पढ़ाया था, दिस में लीड टू डिस्क्लेमर और यू मे इवन कंसिडर विड्रॉल फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट। कल ही मैंने आपको एक नोट पढ़ाया था 705 के नीचे, मैं वापस आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा, पर पहले इसको डिस्कस करते हैं। एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट करने के पहले रिस्ट्रिक्शन लगाया और आपको मालूम है फ्यूचर में डिस्क्लेमर आएगा या आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो आपने ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, जब वो ऐसे टर्म्स इंक्लूड करेगा ना, ऑप्शन में देगा विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, करेक्टिंग आपको जो ऑप्शन आएगा ना एमसीक्यू में, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट बोलेगा, दूसरे में बोलेगा डोंट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टर्म्स। तभी स्ट्राइक होना चाहिए कि ये सिचुएशन ना बिफोर एक्सेप्टिंग है या आफ्टर एक्सेप्टिंग है। अकॉर्डिंगली योर आंसर कैन चेंज, दैट इज व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल विद। देखो क्या बोलता है, इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी imposes a limitation on the scope of auditor's work in terms of proposed audit, मतलब अभी तो ऑडिट एंगेजमेंट जो प्रपोज कर रहे हैं उसमें ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, और ऑडिटर को लगता है इस लिमिटेशन की वजह से फ्यूचर में डिस्क्लेमर आने ही वाला है, तो ऑडिटर ने ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। एक वर्ड रहेगा लास्ट में, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। प्लीज मेरा बात समझो,
स्टैंडर्ड्स में हमेशा ये बोलेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, द रीजन बीइंग लॉज एंड रेगुलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या है, स्टैंडर्ड जनरल तरीके से बनाए हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस कैन बी स्पेसिफिक एंड दे कैन कीप ऑन चेंजिंग। स्टैंडर्ड को हर साल नहीं बदलते हैं अपन, इसलिए वो हमेशा बोलेगा अगर कोई सिचुएशन में सीएजी ने बोल दिया तेरे को ऐसा ऑडिट करने का है, यू कांट फाइट ऑब्वियसली, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक पावर अथॉरिटी के थ्रू आया है, तब ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर इफ लॉज एंड रेगुलेशंस आर नॉट कमिंग इनटू पिक्चर एट ऑल, अगर आपको लगता है ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं अननेसेसरीली, तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर है? स्टेटमेंट को पढ़ लो वापस एक बार, डाउट है तो पूछ लो। मैं आपको वापस से वो 705 वाला नोट दिखा देता हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। This note is on page number 1D.22. नोट नंबर 5 मिलेगा, देखो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज्ड लिमिटेशन आफ्टर ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट। 1D.22 नोट नंबर 5 कि सर एंगेजमेंट एक्सेप्ट होने के बाद में कोई लिमिटेशन मैनेजमेंट ने लगाया जिसकी वजह से आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए। तो मैंने आपको याद है कल एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल चार्ट जो मॉड्यूल में दिया था आपके आईसीआई के। यस और नो? वो क्लियरली बोलता है आपको विड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट। यस और नो? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि कैसे 210 का सिचुएशन 210 में रहेगा और 705 वाला सिचुएशन अलग रहेगा। दोनों सिचुएशंस अलग अलग है। देखो वो आईसीआई आपको एमसीक्यू में कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है नहीं पूछेगा, क्योंकि उनके सजेस्टेड आंसर में खुद वो कभी कभी स्टैंडर्ड नहीं लिखते हैं। मुझे डर वो नहीं है, मुझे डर ये है कि कंक्लूजन गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। एक में विड्रॉल है और एक में एक्सेप्टेंस के लिए मना कर रहा है। दैट शुड नॉट गो रॉन्ग। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? अब ऐसा लग रहा है ना जैसे नॉर्मल रेगुलर लेक्चर में कितना स्लो जा रहा होता है, ये कितना जल्दी जल्दी स्टैंड खत्म हो रहा है पूरा, क्योंकि तुम्हारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। इसीलिए मेरे को वापस वो वर्ड्स पे वापस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ता। इट्स मोर ऑफ लिंकिंग एंड देन वी मूव ऑन। लास्ट पार्ट ऑफ एसे 210, ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। कम टू पेज नंबर 1A.18, लास्ट पार्ट ऑफ एसे 210। ये क्या बोलता है? सर अज्यूम अ सिचुएशन, एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट हो चुका है, आपने ऑडिट शुरू कर दिया है। ऑडिट करते वक्त लेट्स से व्हाइल डूइंग द ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, सडनली मैनेजमेंट एक दिन आके आपको रिक्वेस्ट करता है लेट्स रिवाइज द एंगेजमेंट टर्म्स फॉर दिस ईयर नाउ। ये रेकरिंग ऑडिट नहीं है, हो सकता है लास्ट 2 साल से आप काम कर रहे हो, ये रेकरिंग ऑडिट है, बट यहां पर बदलाव करने के लिए आपको ऑडिट के स्टार्टिंग में नहीं बोल रहे हैं। यहां वो बोल रहा है एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट करने के बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट लेट्स रिवाइज द एंगेजमेंट टर्म्स। इस सिचुएशन से ऑडिटर कैसे डील करेगा, ये आपका सिचुएशन नंबर 4 है जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोलता है ये सिचुएशन? देखो भाई सिंपल है। सबसे पहले एज अ ऑडिटर नॉर्मली अगर कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है तो हम ऐसा रिवीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सर पहले आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा रीजंस क्या है, उनके पास क्या कोई जस्टिफाइबल रीजन है या नहीं है। अब सर 2 सिचुएशन होगी, या तो कोई जस्टिफाइबल रीजन रहेगा या नहीं रहेगा। अगर देखो जस्टिफाइबल रीजन नहीं है, सोचो दिमाग लगाओ, उन्होंने रिवाइज करने के लिए बोला, आपने इंक्वायर किया रीजंस, जस्टिफाइबल है तो क्या करना है बताऊंगा। अगर वो अनजस्टिफाइबल है, जस्टिफाइबल है ही नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो सिंपल बात है मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो लेट्स कंटिन्यू विद द ओरिजिनल टर्म्स। वो हमको एक्सेप्टेबल थे, हमने एक्सेप्ट किए थे, उन पे हमने कंटिन्यू करना चाहिए। मानता है तो अच्छा बात, नहीं मानता है यू हैव टू कंसीडर विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो अगर जस्टिफाइबल रीजन नहीं है तो क्या करना है, ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। अब सिचुएशन जो अलग है ये नॉर्मली फाइनल के लिए रिलेवेंट होता है कि फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट किया व्हाई रिवीजन एंड दे गिव यू अ जस्टिफाइबल आंसर, एंड अगर आपको लगता है वो जस्टिफाइबल आंसर सुनने के बाद में हाँ यार शायद मैंने अकॉर्डिंगली मेरा ऑडिट प्रोसीजर थोड़ा बदल देना चाहिए। एक एग्जांपल बोलता हूं, थिंक अबाउट इट। कोविड-19 ब्रेकआउट हुआ आपको 2020 के अंदर,
देयर वाज अ लॉकडाउन इन दी मार्च 20th के आसपास अप्रोक्सीमेटली। कैन आई से 31 मार्च को नॉर्मली फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री होता है। ये एंगेजमेंट टर्म्स तो साल के स्टार्टिंग में ही अग्री हो चुके होंगे। अब जहां पर सही में फिजिकली आपका इन्वेंट्री बहुत बड़े स्केल पे रहता है, नॉर्मली आप फिजिकली वेरीफाई करने के लिए जाते ही जाते हो आप। लेट्स से इस बार मैनेजमेंट खुद रिक्वेस्ट कर रहा है दैट हमारे खुद के स्टाफ ही अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप तो क्या वहां जाएंगे? डू यू गेट माय पॉइंट? अगर आप वहां चले भी जाएंगे, हम आपको उतना अच्छा असिस्ट नहीं कर पाएंगे जितना हम आज तक करते आए हैं। आइडियली फाइंड अ डिफरेंट वे ऑफ परफॉर्मिंग वैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेंट्री। Are you understanding my point? Yeah, maybe for this year we will give you a detailed explanation in the written representation letter and we'll give you other parameters जिसके बेस पे तुम थोड़ा कंफर्ट ऑब्टेन करने का ट्राई कर सकते हो। We'll give you access of the video cameras and all what we have there, थोड़ा आप उसके बेस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। मे बी आप फ्यूचर डेट पे आकर के थोड़ा रिकंसाइल करने का ट्राई कर लेना। मतलब वी आर पुटिंग इन अ रेस्ट्रिक्शन बिकॉज वी बिलीव द सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड। डू यू गेट माय पॉइंट? अगर ये जस्टिफाइबल लगता है तो आप क्या करोगे? देखो नॉर्मली इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने एंगेजमेंट टर्म्स को रिवाइज किया ही नहीं होगा। ये एक्सेप्टेबल था, लॉजिकल था, और आईसीआई ने भी आपको थोड़े नोटिफिकेशंस दिए थे कि आपको ऐसे डील कैसे करना चाहिए, उन्होंने भी आपको बताया था, तो ये एक्सेप्टेबल हो गया था। बट अगर मान लो कोई क्लाइंट अगर बोलता है नहीं यार ये इंपॉर्टेंट मैटर है, और ऑडिटर भी बोलता है नहीं इसकी वजह से हम चाहते हैं रिवीजन लेके आओ एंगेजमेंट टर्म्स में, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि आज देखो, आज तो अपने को याद है 5 साल के बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और तब पूछेंगे तुम क्यों नहीं गए थे, इट मे बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव आफ्टर 5 years. People may forget how things were 5 years back. Are you understanding my point? So some may request let's revise the engagement terms actually. समझ रहे हो मेरा बात? तो सर उस केस में आप रिवीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो, नया ड्राफ्टिंग कर सकते हो पूरा का पूरा, एंड ऑब्वियसली जो आपने पहले प्रोसीजर लगा दिए होंगे अगर आपको लगता है वो इररिलेवेंट है तो उनको आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेस नहीं करोगे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ओल्ड टर्म्स रिवाइज टर्म्स अगर आप देख करके दोनों चीजों को खिचड़ी बना दो रिपोर्ट के अंदर एंड लोग समझ ही ना पाए, तो वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है ऐसा मत करना, आप रिवाइज टर्म्स से आपसे काम करना और अकॉर्डिंगली उसको एक्सेप्ट करके अपना ऑडिट परफॉर्म करना। आप ऐसा कर सकते हो बट अगर जस्टिफाइबल रीजन है तो। इसके लिए एक वर्ड है लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। मतलब क्या है? एज अ ऑडिटर जब मुझे मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है रिवाइज टर्म्स को एक्सेप्ट करो, तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, जब मैंने एंगेजमेंट टर्म्स को एक्सेप्ट किया था आई वॉज कंफर्टेबल, दिस वाज माय एश्योरेंस लेवल, आई वाज कंफर्टेबल। अब वो जब रिवाइज टर्म्स मुझे बोल रहा है, क्या रिवाइज टर्म्स की वजह से मेरा जो एश्योरेंस लेवल है वो कम हो रहा है क्या? इफ आई एम बिकमिंग लेस कंफर्टेबल देन आई विल नॉट एक्सेप्ट। अगर मेरा एश्योरेंस लेवल लोअर लेवल पे नहीं जा रहा है, सेम लेवल पे है, बढ़ नहीं रहा है चलेगा, बट अगर सेम लेवल पे भी है तब भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आई कैन स्टिल एक्सेप्ट द रिवीजन इन एंगेजमेंट टर्म्स और मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। ये पूरा मैकेनिज्म है पॉइंट नंबर 4 के अंदर। पॉइंट नंबर 4 में पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं जो मार्क कर रहा हूं मेरे सीक्वेंस में पढ़ो, आपको समझ में आएगा। आओ जरा 1A.18, are you there? रीड पॉइंट नंबर 1 क्लियरली बोलता है क्या? एन ऑडिटर बिफोर कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट अगर उसको रिक्वेस्ट किया जाता है टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, तो उसने बहुत सोच समझ करके इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस है तो उसने आइडियली एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। इधर आओ, एक पॉइंट और आएगा नीचे, रीड पॉइंट नंबर 5। The auditor should not agree to a change of engagement when there is a no reasonable justification for doing so. ठीक बात है? पॉइंट नंबर 6 पे आओ। If the terms of audit engagement are changed, तो दोनों ने, मैनेजमेंट ने और ऑडिटर ने, नए टर्म्स पे अग्री करना चाहिए इन अ रिटन फॉर्म, यस और नो। और अगर लेट्स से वो अग्री नहीं करते हैं, याद है क्या सिचुएशन, जस्टिफाइबल रीजन नहीं दिया, ऑडिटर बोलता है मैं रिवाइज टर्म्स को एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला। देखो, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू अ चेंज इन टर्म्स, और अगर उसे मैनेजमेंट कंटिन्यू नहीं करने दे रहा ओरिजिनल टर्म्स के अंदर, तो क्या उसने विड्रॉ करने के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल। एंड जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनी है, सीएजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यस और नो। इट विल रिजल्ट इनटू रेजिग्नेशन ओनली बाय द ऑडिटर, एंड इफ यू आर रिजाइनिंग सेक्शन 140 विल ट्रिगर। कंपनी ऑडिट में पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट। आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, यस और नो। क्या आपको पॉइंट नंबर 1, 5, 6, 7 तीनों समझ, चारों पॉइंट समझ में आए क्या? अब आओ पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? मतलब अगर ऑडिटर को लगता है हाँ भाई रीजनेबल जस्टिफिकेशन था, हम सर ऐसे सो कंप्लाई कर रहे हैं, हमारा एश्योरेंस लेवल कम नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में पुराने टर्म्स के बारे में, ओरिजिनल एंगेजमेंट के बारे में कोई भी रेफरेंस मत दो।
पुराने काम के बारे में कोई भी रेफरेंस मत दो, इससे कंफ्यूजन हो सकता है आपके यूजर्स को। तो आपको बता रहा है रिवाइज टर्म्स लो, रिवाइज टर्म्स आपसे काम करो, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाओ। ओरिजिनल जो चीजें थी उसका कंफ्यूजन आप क्रिएट मत करो अपने एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। दिस इज मोर लाइक अ रिकमेंडेशन टू यू। डू यू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 4 ऑल्सो? देखो, आपको ऐसे आंसर जो होते हैं ना बहुत डिटेल में, उनको ब्रेक करना चाहिए। पहले लॉजिकल सिचुएशन समझ लेना चाहिए, फिर हर एक पॉइंट को अलग तरीके से पढ़ने का ट्राई करना चाहिए, सबको मिक्स करने का ट्राई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, और मार्क करना इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट नंबर 2, सर ये मैनेजमेंट आपको रिवाइज करने के लिए बोलेगा क्यों? व्हाई वुड दे आस्क यू टू रिवाइज द एंगेजमेंट टर्म्स? क्यों ही बोलेगा मैनेजमेंट? उसके भी रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 देखो, सर कुछ सर्कमस्टेंसेज में ही बदलाव हो गया है जिसकी वजह से उनको लगता है वो सर्विस का जरूरत ही नहीं है। मतलब लेट्स से वो जीएसटी ऑडिट को बंद कर दिया था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑडिट इज रिमूव नाउ। आपने स्टार्टिंग में बोला था हाँ हम स्टार्ट टैक्स जीएसटी ऑडिट सब कर लेंगे आइडियली, बट अगर उसका एप्लीकेबिलिटी निकाल दी है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर्विस का, और हाँ लेट्स से हमने टर्म्स को रिवाइज ही नहीं किया था, 3 साल पहले जो टर्म्स बनाए थे सेम ही कंटिन्यू हो रहे थे, रिकरिंग ऑडिट था, पर अब लग रहा है ड्यूरिंग द ईयर क्लियर कट क्लैरिफिकेशन आ गया, जीएसटी ऑडिट का रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गया, तो अब सर एक काम करते हैं, रिवाइज टर्म्स के अंदर उसको निकाल देते हैं। क्या मैनेजमेंट के पास जस्टिफाइबल रीजन है? हाँ, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नंबर 2, सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ऑडिट, तो हमको लगता है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ड्यूरिंग द ईयर ही सॉल्व कर लेना चाहिए। देखो दोनों ऑप्शन है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग आप ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ही सॉल्व कर लो, या इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने के लिए रिकरिंग ऑडिट में अगले साल रिवाइज टर्म्स बना लेना। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जस्टिफाइबल हो सकता है। थर्ड पॉइंट एक्चुअली जस्टिफाइबल नहीं रहेगा। देखो क्या बोलता है, when there is a restriction on the scope of engagement which is imposed by the management। अगर मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है आपके स्कोप ऑफ वर्क पे, आपको मालूम है दिस विल रिजल्ट टू 705 डिस्क्लेमर की तरफ जा रहे हो आप, आपने विड्रॉ करना चाहिए। बट अगर रेस्ट्रिक्शन आया है नॉट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कोविड-19 इज एन एग्जांपल, कि आप तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहते हो बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थिंग्स हैव गॉन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन दिस करंट सिनेरियो, तब शायद आप एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि रेस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है, वो जस्टिफाइबल है या नहीं है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल्स है कि क्यों मैनेजमेंट आपको सडनली ड्यूरिंग द ईयर रिवाइज करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, अब देखो मेरा बात सुनो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा वो पूछना क्या चाहता है। एक हो सकता है वो बोलेगा कि भाई ओरिजिनल टर्म्स था, रिवीजन इन टर्म्स बोला, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, मतलब अभी डिप्लोमेटिक आंसर देने का है कि नॉर्मली हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं अनलेस इट रिजल्ट्स इनटू अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। जस्टिफाइबल रीजन अगर है तो हम शायद रिवाइज एंगेजमेंट टर्म्स बनाएंगे, जस्टिफाइबल रीजन नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे लेट्स कंटिन्यू विद द ओरिजिनल टर्म्स। मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, ये आंसर आएगा इतना ही। या वो क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मली क्या रीजंस की वजह से मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर अ रिवीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तब आएगा आंसर पॉइंट नंबर 2 पे, तब आंसर आएगा पॉइंट नंबर 2 पे। यहां पर 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, जनरल क्वेश्चन हमेशा आया है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जनरल वाला कि भाई नॉर्मली एंगेजमेंट हम एक्सेप्ट हो गया, रिवीजन करने के लिए बोला, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, बट दिस क्वेश्चन इज क्यों मैनेजमेंट रिक्वाइज करने के लिए बोल रहा है, उसके रीजंस दो, एग्जांपल दो, वो नहीं पूछा आज तक। सो दिस पॉइंट नंबर 2 कैन एक्चुअली कम वंस इन अ व्हाइल इन केस ऑफ एमसीक्यू और मे बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 मार्क क्वेश्चन आल्सो। पर इसमें भी ना ये तो लिखेंगे साथ में, ये पॉइंट नंबर 1 चिपका ही देना। अगर भाई लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस में रिजल्ट होगा तो ही जस्टिफाइबल रहेगा, तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। So this point number 1 can come as a note after the answer of point number 2. ठीक लग रहा है? खत्म हो गया मेजर पार्ट ऑफ 210, कुछ भी नहीं छोड़ा लिटरली। एक स्टेटमेंट और बचा है, चलो वो भी सुन लो। वन मोर स्टेटमेंट, टाइम पास। 1A.17 कैन यू सी पॉइंट नंबर 3? एकदम टाइम पास है यार, सुनो मेरा बात। अभी आपको ऑडिट करने का है, दिस इज रिक्वायर्ड बाय लॉज, इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट क्यों बोलते हैं, इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। और सेक्शन 129 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है कंपनीज एक्ट में, वहां इनडायरेक्टली स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रेफरेंस दिया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेड है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा और वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं उस पर ओपिनियन देगा। तो ट्रू एंड फेयर का असली अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ा 129 से आता है।
अरे हाँ या ना? तो ये सिंपल बात बोलता है, नॉर्मली जो रेस्पेक्टिव लॉ रहेगा, लॉ या रेगुलेशन, वहां प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई ऑडिटर का स्कोप क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या लॉ में डिफाइंड है, शेड्यूल 3 क्या लॉ में डिफाइंड है, आपको वही चेक करने का है, मतलब लॉ में डिफाइंड ऑडिटर ने क्या करने का है। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा एंगेजमेंट लेटर नहीं भी बनाने का है तो पेपर में लिख सकते हो कि एज पर द रिस्पेक्टिव सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये चेक करेंगे एज पर द एक्ट ओनली। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बेसिक हमारा और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख करके सेक्शन का रेफरेंस दे करके एक पेपर में साइन कर लो, वो भी एक एंगेजमेंट लेटर के इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। मतलब आप सिर्फ रेफरेंस देके भी काम कर सकते हो, या आपको लगता है सेपरेट एंगेजमेंट लेटर बनाना, जो हमने भी एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, वो भी आप कर सकते हो। नॉर्मली लोग सेपरेट एंगेजमेंट लेटर ही बनाते हैं, क्योंकि 210 में ड्राफ्ट लेटर दिया है। ठीक है, ये वो पॉइंट नंबर 3 बोलने का ट्राई कर रहा है। एनी अदर डाउट इन 210? बोलो, का डाउट है क्या? मेरे हिसाब से जो चारों क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं हमने डिस्कस कर लिए डिटेल के अंदर। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड।